नमस्कार। मैं योगेश चौधरी साहित्य जागर के फेसबुक लाइव पेज पर आप सबसे मुखातिब हूँ। आज 4 जनवरी 4 जनवरी यह दिवस सारे संसार में, सारे विश्व में विश्व ब्रेल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और ब्रेल आप सब जानते हैं कि दृष्टि दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली एक स्पर्शीय लिपि है। आमतौर पर लोगों का यह मानना होता है कि दृष्टि दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं वो ब्रेल के माध्यम से पढ़ते हैं। कोई इसे लैंग्वेज कहते हैं, कोई इसे भाषा कहते हैं, परंतु ब्रेल कोई लैंग्वेज या भाषा नहीं है। ब्रेल यह एक स्पर्शीय लिपि है या टच स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं वो है। तो आज का जो दिन है ये हमारे जो मार्गदर्शक हम जिसे कहेंगे, या फिर भगवान हमारे लिए, या फिर हमारे दीप स्तंभ, या हमारे आका लुईस साइमन ब्रेल जी का जन्म दिवस है। और आप सब जानते हैं कि लुईस साइमन ब्रेल जी के नाम पर ही, क्योंकि उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था, तो उनका नाम इस लिपि को, इस स्क्रिप्ट को दिया गया है। और संसार के जितने भी दृष्टि दिव्यांग हैं, चाहे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सारे दृष्टि दिव्यांग इस ब्रेल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने दैनिक व्यवहार करते हैं और पढ़ाई से लेकर व्यवसाय, स्वरोजगार तक सारे उपक्रम इस माध्यम से करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको मेरा संक्षेप में परिचय देता हूं। मैं योगेश चौधरी खुद एक जन्मतः दृष्टिबाधित, संपूर्ण दृष्टिबाधित व्यक्ति हूं और मेरी पढ़ाई मुंबई में, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई है वो मुंबई में हैप्पी होम स्कूल फॉर द ब्लाइंड वर्ली में जो स्थित है वहाँ पे कक्षा 7 तक हुई। उसके बाद हाई स्कूल मेरा राजा शिवाजी विद्यालय, हिंदू कॉलोनी, दादर से हुआ है। स्नातक की पढ़ाई मेरी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एल्फिंस्टन कॉलेज से हुआ है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एमए मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। और तत्पश्चात कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज और टेक्निकल कोर्सेज मैंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड और एनएसडी इंडस्ट्रियल होम जैसे प्रशिक्षण केंद्रों से किया है, जिसमें सबसे अहम है टेलीफोन ऑपरेटिंग का कोर्स है, स्टेनोग्राफी, ब्रेल शॉर्ट हैंड टाइपिंग, कंप्यूटर बेसिक MSCIT, और डिप्लोमा इन एजुकेशन जो मैंने नैब इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से किया है, और डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन यानी BEd जिसको कहते हैं वो भोज यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से मैंने प्राप्त की है। और शुरुआती के तौर पर एज ए प्रोफेशनल के तौर पर पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कुछ 1 साल तक राष्ट्रीय दृष्टि संघ महाराष्ट्र में भी काम किया है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पे। और उसके तहत संस्था के लिए हमारे जो दृष्टि दिव्यांग साथी हैं, बेरोजगार होते हैं या स्वरोजगार करने वाले होते हैं, उनके लिए सहायता प्राप्त करा देना डोनर्स के थ्रू, और कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि मैं भी मेरे छात्र जीवन में काफ़ी सारी स्पर्धाओं में भाग ले चुका था। क्रिकेट और चेस नेशनल लेवल तक खेला हूँ, तो इन सारी चीज़ों का आयोजन करने में फिर बाद में मेरा योगदान रहा है। तत्पश्चात मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो समावेशी शिक्षा कार्यक्रम चलता है दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, तो संपूर्ण भारत में मैं कार्यक्रम समन्वयक के तौर पे वहाँ 4 साल रहा हूँ। और इस दौरान हमारी जो फंडिंग एजेंसी हम नैब के चलते मेरा इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग करना, मेंटोरिंग करना यह काम था। जहाँ जहाँ भी लोकल एजेंसी के साथ ये जो प्रोग्राम चलाया जाता है समावेशी शिक्षा कार्यक्रम, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके लिए गाइडेंस एंड ट्रेनिंग कंडक्ट करना ये मेरा बेसिक वर्क रहा है, प्रोफेशनल वर्क रहा है। और बहुत सारे राज्यों में मैं गया हूँ, देहातों में भी गया हूँ, और वहाँ के लोकल लेवल पे वर्कर्स को हमने तैयार किया है, वॉलेंटियर्स को तैयार किया है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करना, ये सब काम मैंने किया है।
और तत्पश्चात हाल फिलहाल में मैं अभी वर्तमान में डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय अमरावती में विशेष शिक्षक या अध्यापक के तौर पे कार्यरत हूँ पिछले 13 सालों से। और इसके अलावा साइट सेवर्स इंटरनेशनल इस संस्था से मैं एज ए कंसल्टेंट के तौर पे भी जुड़ा रहा हूँ समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के तहत। तो ये मेरा परिचय रहा है। आज इस दौरान मेरे साथ संदीप जी वानखेड़े बैठे हैं जो मुझे मदद करेंगे, ये शूटिंग करने में मेरी सहायता करेंगे। जब मैं चीज़ें दिखाऊंगा तो वो मुझे ये शूटिंग में और ये सहायता चीज़ें दिखाने में मेरी मदद करने वाले हैं। ये मेरे पड़ोस में रहते हैं और ये भी खुद पोस्ट ग्रेजुएट छात्र रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आपने काफी सारे दृष्टि बाधित या दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों को देखा होगा, आप उनके साथ रूबरू भी हुए होंगे, उनके साथ बातें भी की होंगी, पहचान की होगी। तो आपको पता चला होगा कि कोई खेल में है, कोई स्पोर्ट्स व्यवसाय में है, कोई स्वरोजगार कर रहा है, कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे है, कोई एडवोकेट है, तो कोई म्यूजिशियन है। परंतु इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफी क्लिष्टदायक रहा है, काफी त्रासदायक रहा है। ये जो आज हमारे लिए ये सारे क्षेत्र खुले हैं, इसके लिए जो अतीत में अगर जाते हैं तो हमारी समस्याएं काफी रही है। जो समाज का दृष्टिकोण रहा है उस पर मैं थोड़ा सा आपके साथ चर्चा करूंगा शुरुआती के कुछ मिनटों में। तत्पश्चात मैं दृष्टिबाधित व्यक्तियों की शिक्षा किस तरह से प्रारंभ हुई उस पर प्रकाश संक्षेप में डालूंगा। फिर लुइस ब्रेल की जीवनी पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा और ब्रेल का जो विकास हुआ है, ब्रेल ने जो संघर्ष किया है विश्व भर में मान्यता प्राप्ति के लिए, उस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। और वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अतीत से। अतीत में यदि अगर देखते हैं तो हमारे भारत में जैसे भी आप दृष्टिहीन व्यक्ति को देखते हो तो अतीत में आपको याद आते होंगे धृतराष्ट्र जी। महाभारत में आपको वो एक कैरेक्टर याद होगा सबको। या फिर थोड़ा सा मध्य युग में अगर आते हैं 400-500 साल के पहले तो सूरदास जी। और उत्तर भारत में लगभग हम लोगों को इसी नाम से पुकारा जाता है, चाहे हमारे नाम कुछ भी हो, योगेश हो या जो भी हो, राजू, संजू, परंतु उत्तर भारत में हमें सूरदास जी के नाम से ही पुकारा जाता है। तो काफी गर्व हमें महसूस होता है। हालांकि हमारे कुछ छात्र थोड़ा सा चिढ़ भी जाते हैं, परंतु वो अलग बात है। तो धृतराष्ट्र जी एक ऐसे पात्र हुए हैं जो दृष्टि बाधित होते हुए भी राज करने का उन्हें मौका मिला था, परंतु में वो उलझे हुए वो चरित्र थे, निर्भर थे हर बातों पे। स्वयं निर्णय में वो थोड़ा उनको दिक्कत थी। हालांकि उस चर्चा में हमें आज नहीं जाना है। उसके पश्चात उसके भी और पहले अगर जाते हैं, जब वेदों का निर्माण हो रहा था तो यजुर्वेद में दीर्घोत्तम नामक ऋषि के कुछ ऋचाएं मिलती हैं। तो ये दीर्घोत्तम ऋषि जो है ये भी एक दृष्टिहीन व्यक्ति थे, ऋषि थे, और उनकी दृष्टि बाधा के कारण ही उन्हें दीर्घोत्तम नाम दिया गया था। तो उन्होंने भी कुछ ऋचाएं यजुर्वेद में रची है। तो ऐसे कुछ गिने चुने नाम ही अतीत में हमें मिलते हैं कि जो कुछ कर रहे थे। इसके अलावा अगर आप यूरोप और अमेरिका में देखेंगे तो वहां पे भी हालांकि कुछ संस्कृतियां विकसित हुई थी, परंतु कुछ नाम हमें वहां से पता नहीं चलते हैं। हालांकि इतिहास खंगालने के बाद ये पता चला कि लगभग सारे संसार में दृष्टिहीनों को, जैसे भी दृष्टि बाधित बालक परिवार में पैदा होता था या फिर बाद में अगर उसे दृष्टि बाधा प्राप्त होती थी तो ऐसे व्यक्तियों को मार दिया जाता था। ऐसे पाया गया है कि रशिया के आसपास के कई यूरोपीय देशों में दृष्टि बाधितों को नावों में भर भर के समुद्र में डुबाया जाता था। या फिर ग्रीक के आसपास के जो देश रहे, स्पार्टा, एथेंस, इन देशों में पहाड़ों से उन्हें नीचे ढकेला दिया जाता था, गहरी खाई में उन्हें ढकेल दिया जाता था। उसी तरह से लगभग सारे विश्व में उस समय
हालांकि वो दौर था युद्धों का, आक्रमणों का, राजाओं का दौर था, तो राजे महाराजे उनको सक्षम व्यक्तियों की जरूरत थी। तो दृष्टिबाधितों को हो सकता है कि अक्षम समझकर उन्हें मार दिया जाता था या फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था, ताकि वो मंदिरों मस्जिदों में, गिरजाघरों में बैठकर भजन कीर्तन करे या फिर भीख मांगकर अपना चरितार्थ जैसे तैसे चला सके। इस तरह से जीवन कट रहा था। काफी युग चले गए, साल चले गए, सीखने की वैसे कोई दृष्टिबाधितों की हमें कोई ज्ञात नहीं मिलता है कि कोई पाठशाला थी या कोई गुरु के पास कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति गया और उसने शस्त्र अस्त्र या जो भी ज्ञान विद्या प्राप्त की हो। एक धृतराष्ट्र का उदाहरण यदि हम अगर छोड़ते हैं, सूरदास जी के भी बारे में अगर हम देखते हैं तो सूरदास जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु जो कल्पना शक्ति के चलते उन्होंने जो कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है, वो देखने से सुनने से ही बनता है कि वो किसी, ऐसे लगता है कि किसी दृष्टिवान छात्र व्यक्ति ने यह बनाया होगा, इस तरह से लगता है। काफी अच्छी सौंदर्य की कविता है। यूरोप में हम अगर देखते हैं तो जॉन मिल्टन सीगल एक कवि हमें मिलते हैं जो खुद दृष्टिबाधित थे और उन्होंने भी कुछ कविताओं का निर्माण किया है, सृजन किया है। परंतु जॉन मिल्टन सीगल के बारे में यह था कि उनके शुरुआती कुछ साल वो देख सकते थे। हालांकि जब युवा अवस्था में या टीन एज में के आते चरणों में उनको दृष्टि बाधा प्राप्त हुई थी, तो काफी कुछ उन्होंने देखा था और कविताओं का निर्माण उन्होंने किया था। तो लगभग मध्य युग में अगर हम आते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे हुआ कि धार्मिक युग था और वैज्ञानिक विकास भी एक तरफ से हो रहा था, शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। तो कुछ लोगों ने, कुछ धनी ज्ञानी व्यक्तियों ने, समाज सुधारकों ने यह सोचा कि क्यों न दृष्टिबाधितों को भी सिखाया जाए, क्यों हम उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, क्यों वो मंदिर मस्जिदों में रहकर भजन कीर्तन किया करे और अपना उदर निर्वाह करे, क्यों उन्हें भी वो अधिकार न मिले जो आम व्यक्ति को मिलते हैं। जैसे हम मैग्ना चार्टा एक्ट की वगैरह बातें करते हैं इंग्लैंड में वगैरह, तो मानव अधिकारों की बातें करते हैं, तो उसी सिलसिले में मानव अधिकार के प्रति दृष्टिहीनों के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सजगता आने लगी और कुछ मिशनरीज जो थे उस जमाने के, कुछ चर्च के द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा चलाई जाने वाली जो स्कूल थी, उसमें एक अलग से कंपार्टमेंट या सेगमेंट दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ने के लिए खोल दिया गया था और उन्हें वहाँ वैसे कोई पढ़ाई की उम्र नहीं थी, परंतु बड़े दृष्टिबाधित भी वहाँ जाकर प्रवेश लेते थे और अपना ज्ञान प्राप्ति का काम करते थे। शुरुआती दौर में यह एक उन्हें प्री वोकेशनल या वोकेशनल स्किल्स सिखाई जाती थी, जैसे कि वो कुछ छोटी मोटी चीजें बनाना सीखे और लोकल मार्केट में उसे बेचकर या जैसे भी हो अपना उदर निर्वाह कर सके, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के माध्यम से वो अपना उदर निर्वाह कर सके। तो इस सिलसिले में उन्हें कुछ छोटी मोटी बातें सिखाई जाती थी स्कूलों में। और रही अक्षर ज्ञान की बात, तो लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के आते आते ऐसा भी महसूस किया गया कि काफी दृष्टिहीन व्यक्ति सुनने पढ़ने में भी रुचि रखते हैं, तो किस तरह से पढ़ाया जाए। तो कुछ लोगों ने जो इनके साथ रहे होंगे और जो उनके साथ काम करते होंगे, वॉलेंटियर्स हो या उनके शिक्षक अध्यापक के तौर पे हो, तो उन्होंने ये जरूरत महसूस की कि क्यों ना इन्हें हम अक्षर ज्ञान भी दें और जो साहित्य है उस साहित्य से भी इन्हें वाकिफ कराए। तो हुआ ये कि जो उस समय लिपियां थी, हर एक देश में अपनी अपनी लिपियों को उसे उभार कर इन दृष्टिबाधित व्यक्तियों को पढ़ाया जाने लगा। रोम में रोमन लिपि को उभार कर किसी लकड़े के क्यूब पर खीरों को नोचकर या फिर दोरे, धागे, रस्सी, चमड़े, कॉर्क, इनकी सहायता से अक्षरों को मोड़कर उन्हें सिखाया जाने लगा था और इस तरह से साहित्य ज्ञान प्राप्त करने लगे थे हमारे दृष्टिबाधित छात्र।
पर अब होता ये था कि एक किताब अगर उन्हें पढ़ानी है, मान लीजिए कोई बाइबल की किताब अगर उन्हें पढ़ानी है, बाइबल के कुछ जो प्रेयर्स होते हैं वो उन्हें पढ़ाने हैं, तो जो साहित्य निर्मित होती थी वो काफी बल्कि होती थी, काफी जगह भी लेती थी और बनाने में भी समय लगता था और उसे टटोल कर पढ़ने में भी काफी समय लगता था, क्योंकि जिस तरह से खिलों को या डोरी को मोड़कर एक बोर्ड पर या प्लाईवुड की शीट पर या जिस किसी पर भी उसे उभार कर पढ़ाया जाता था, तो वो एक लेंदी और बल्कि मटेरियल बनता था और उसे छूकर पढ़ना ये दृष्टिहीनों के लिए असंभव सा हो जाता था। तो फिर उसमें भी फिर वो अरुचि दिखाते थे और उस तरह से फिर साहित्य से वो दूर चले जाते थे। एक बार हुआ ये कि फ्रांस में एक मिशनरी स्कूल चलाया जा रहा था। वैलेंटाइन हाउ नाम के एक व्यक्ति थे जो सैनिक के पद से निवृत्त हुए थे, फ्रांस की मिलिट्री से रिटायर्ड हुए थे और उन्होंने मिशनरी स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया था उन दिनों में। तो लगभग 18वीं सदी का वो मध्याह्न था, तो कई दृष्टि बाधित व्यक्तियों को उन्होंने इकट्ठा कर व्यवसाय प्रशिक्षण देना शुरू किया था और कुछ अक्षर ज्ञान भी वो इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि कुछ अपनी अपनी लिपियों के माध्यम से पढ़ाते थे। मून टाइप और आर्बिट्ररी टाइप करके कुछ लिपियां उस सब जमाने में थी, तो उस माध्यम से वो पढ़ाते थे, स्पर्शीय लिपियों के माध्यम से पढ़ाते थे। तब ये वैलेंटाइन हाउ जी ने अपने दफ्तर में एक बार एक पत्र टाइप किया था, पोस्ट कार्ड, और उनके यहाँ एक दृष्टिबाधित व्यक्ति था जो उनके कार्यालय में अक्सर आया जाया करता था, फ्रांसवा लासवा नाम जिसका था। तो वो एक बार उनके ऑफिस में गया और वैलेंटाइन हाउ ने जो पोस्ट कार्ड टाइप किया था उसे टटोल कर महसूस करने लगा कि इस पर क्या लिखा है। तब वैलेंटाइन हाउ जी ने ये देखा कि फ्रांसवा लासवा कुछ समझने की, जानने की कोशिश कर रहा है और छूकर उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा है। तब उनके दिमाग में ये आया कि अगर इतना बल्कि मटेरियल अगर हम तैयार करते हैं और पढ़ाते हैं तो उससे समय भी बर्बाद होता है और काफी सारी जगह भी लगती है, तो क्यों ना अपने जो वर्णमालाएं हैं उसे उभार कर इन व्यक्तियों को पढ़ाया जाए। तो उन्होंने फ्रेंच वर्णमालाओं को एक बड़ी सी शीट पर, मोटी सी शीट पर उभार कर दृष्टिबाधित बच्चों को, छात्रों को जो उनके स्कूल में पढ़ते थे उनको पढ़ाना शुरू किया। और वो स्कूल था फ्रांस के पेरिस में सोरबोने नाम की एक जगह है, सोरबोने स्कूल था वो। तो वहां वो पढ़ाने लगे थे और दृष्टिबाधित छात्र फिर उस फ्रेंच लिपि को, उभरी हुई फ्रेंच लिपि को टटोल कर, छूकर, महसूस कर पढ़ना शुरू किए थे। उसी तरह से इटली में रोमन लिपि को उभार कर पढ़ना शुरू हुआ था। इंग्लैंड में भी फिर ये क्रांति हुई और इस तरह से यूरोप में पढ़ाई का थोड़ा सा आगाज हुआ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए। अब ये जो स्कूल था, अब आते हैं थोड़ा सा लुइस ब्रेल की जीवनी पर हम प्रकाश डालते हैं। अब ये स्थिति थी जब ब्रेल लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, ब्रेल लिपि संसार में नहीं थी, किस तरह से पढ़ाया जाता था ये एक संक्षेप में मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा लुइस ब्रेल के बारे में हम आते हैं, क्योंकि अब वो दौर आया जब इस धरती पर 4 जनवरी 1809 के दिन फ्रांस के एक छोटे से गांव कुपरे में उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता भी काफी गरीब थे। पिताजी चर्मकार थे, चर्मोद्योग का व्यवसाय करते थे। तो लुइस जन्म से तो दृष्टिहीन नहीं थे। आप लोगों ने काफी सुना होगा कि लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, इसीलिए इस लिपि को ब्रेल नाम दिया है, मैंने भी आपको बताया है। और लुइस ब्रेल जी को आपने पोस्टेज स्टैम्प्स पर देखा होगा या फिर उनकी फोटो भी अक्सर, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे माध्यम है, आप उन्हें वैसे भी खोज कर देख सकते हैं, उनकी फोटो को देख सकते हैं। तो 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ
और जन्म से तो वो दृष्टिबाधित नहीं थे, आम बालक की तरह थे, काफी होशियार होनहार थे। अपने आसपास के जो परिवेश में जो भी ग्रहण करना था उस तरह से वो तुरंत ग्रहण कर लेते थे। मिमिक्री करना, नकल करना उन्हें काफी पसंद था बचपन से ही। तो एक बार हुआ यूं कि जब वो 4-5 साल के रहे होंगे साधारण, तो अपने पिताजी के दुकान में वो गए थे, व्यवसाय जहां वो करते थे चर्मकार का। तो उन्होंने देखा था कि अपने पापा सुई से चमड़े को किस तरह से सीते हैं, कि किस तरह से चमड़ा काटते हैं। तो वो उनकी नकल करने गए और चाकू उनके आंख में घुस गया, चमड़ा फट गया और चमड़े से आर पार होता हुआ उनकी आंखों में उस चाकू की जो पाती थी वो चली गई। और जाहिर था कि काफी सारा खून बहा, रोशनी जाती रही, एक आंख की उनकी रोशनी गई। उस समय कोई मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह इस तरह से विकसित नहीं हुए थे कि कुछ तुरंत उन्हें सहायता मिले या कुछ उस पर उपचार हो या उपाय हो सकता है। तो वो न होने के कारण कालांतर से ऐसा हुआ कि दूसरी भी आंख उनकी जाती रही, दोनों आंखों की रोशनी उनकी चली गई और इस तरह से वो 5 साल की उम्र तक आते आते संपूर्ण दृष्टिहीन हो गए। अब सवाल था उनकी पढ़ाई का, क्योंकि आम बच्चे थे वो, अगल बगल के स्कूलों में जाकर पढ़ रहे थे। लुईस ब्रेल जी भी वहां जाकर पढ़ते थे। साइमन जी जो उनके पिता रहे हैं, उन्होंने भी उन्हें उस स्कूल में दाखिला तो दिया था, परंतु लुईस ब्रेल की ग्रहण शक्ति काफी अच्छी थी। जो पढ़ाया जाता था कक्षाओं में उसे वो ग्रहण कर लेते थे और याद रखकर उसे मुंह जुबानी याद रखते थे और पढ़ाई अपनी जारी रखे हुए थे। फिर उन्हें पता चला कालांतर में उनके पिताजी को कि पेरिस के नजदीक सोरबोने नाम की एक स्कूल है जो दृष्टिबाधित बच्चों को वहां पर पढ़ाते हैं, वो आवासीय विद्यालय है। तो साइमन जी वहां उन्हें ले गए और उस आवासीय विद्यालय में इनका दाखिला हो गया और लगभग तब से 1816-17 से उनकी उस सोरबोने स्कूल में पढ़ाई जारी हो गई। अब उन्होंने देखा, जैसा कि मैंने कहा कि लुईस ब्रेल जी कुछ पैदाइशी लोग जैसे शार्प होते हैं, उसी तरह से वो भी शार्प थे। जो भी पढ़ाया जाता था उसे ग्रहण करते थे और पढ़ाई जारी रखे हुए थे। परंतु जिस पद्धति से उन्हें पढ़ाया जाता था वो उन्हें मंजूर नहीं था। इतनी बड़ी बड़ी किताबें, एक कमरे भर भर के एक किताब अगर होती थी तो उन्होंने काफी विचार किया। रात रात भर वो सोचते थे कि स्पर्श से यदि हम कुछ समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो क्यों ना ऐसी लिपि का आविष्कार किया जाए या ऐसी लिपि को खोजा जाए जो अपने उंगलियों के बीच में रहे, अपने उंगलियों के टिप्स पर रहे। तो सोच विचार करते करते जब लुईस ब्रेल जी 12-13 साल के रहे होंगे, उनकी पढ़ाई जारी थी, तो 1821 में हुआ ये कि एक मिलिट्री ऑफिसर से उनकी मुलाकात हुई थी जिनका नाम था चार्ल्स बार्बियर डे ला सरे। तो चार्ल्स बार्बियर डे ला सरे से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने ये देखा कि चार्ल्स जी जो बार्बियर जी थे, उनकी एक सैनिकों को रात के अंधेरे में मैसेज भेजने के लिए एक स्पर्शीय लिपि, उभरी हुई लिपि थी, मोर्स लिपि के धरती पर उस लिपि का उन्होंने आविष्कार किया था। मोर्स जिस तरह से हम मिलिट्री में और डिफेंस के लोग इस्तेमाल करते हैं मैसेजेस के लिए, तो उस समय वो उन्होंने देखी, लुईस ब्रेल जी ने देखी और वो उन्होंने सीखना चाहा और बार्बियर जी ने भी उन्हें वो सिखा दिया। अब जब वो सीख रहे थे तो वो 14 बिंदुओं वाली लिपि थी। तो लुईस ब्रेल जी ने ये सोचा कि ये अगर 14 बिंदुओं वाली लिपि को मैं अगर इसे और संकोच में करता हूँ या छोटा करता हूँ आकार में, कि हमारी जो तर्जनी है, तर्जनी के अगले हिस्से पर अगर ये हमारे छू कर हम उसे पढ़ सके, इतना छोटा अगर मैं इसे करता हूँ तो एक अच्छी लिपि विकसित हो सकती है। तो इस पर वो विचार करने लगे, रात रात भर प्रयोग करते, नई नई फ्रेम की डिजाइन करते
और दूसरे दिन बच्चों से वो प्रयोग करते थे, अपने जो साथी उनके थे पढ़ने वाले उनसे वो पढ़वाते थे कि जो लिखा है वो सिखाते थे और कुछ छू कर महसूस कर सकते हैं कि नहीं, वो प्रयोग कर रहे थे, यानी प्रयोगशील भी रहे हैं वो। तो प्रयोग करते थे इस तरह से कि जो भी मैं करना चाह रहा हूं वो कितना कारगर हो रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है। तो देखते देखते ऐसे करते करते उन्होंने 6 बिंदुओं वाली ब्रेल लिपि का आविष्कार कर लिया था। हालांकि अब भी उनका छात्र जीवन लगभग समाप्ति की ओर था और स्कूल मैनेजमेंट ने ये देखा था कि ये काफी होनहार छात्र रहे हैं और प्रयोगशील रहे हैं और बच्चों में इनका रैपो भी अच्छी तरह से बिल्ड हुआ है। तो स्कूल मैनेजमेंट ने पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप इसी स्कूल में अध्यापक के तौर पे काम जारी रख सकते हैं। तो वहां पर अब उनकी घर की परिस्थिति तो जैसा मैंने कहा कि गरीब ही थी, रोजगार की जरूरत तो उन्हें भी थी, तो उन्हें आवास की सुविधा उस स्कूल ने प्रोवाइड की, रेसिडेंशियल सारी सुविधाएं उन्हें दी और उन्हें अध्यापक के तौर पर उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा। अब इसी तरह से प्रयोग करते करते अपने छात्रों के साथ नई नई चीजों को ढूंढते हुए उन्होंने एक दिन ब्रेल स्लेट का आविष्कार कर लिया और ब्रेल स्लेट जो 6 बिंदुओं वाला ब्रेल का आविष्कार किया और बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब ये हुआ कि जो उनके साथ छात्र थे और जो उनके साथ बाकी अध्यापक थे उनको भी ये बहुत अच्छा लगने लगा। ये इतना पॉपुलर होने लगा कि सारे लोग ये कहने लगे कि हम जो पहली वाली लिपियों से पढ़ रहे थे वो अब नहीं पढ़ेंगे, लुईस जी ने जो आविष्कार किया है उस तरह से हम पढ़ेंगे। और इस तरह से उस स्कूल में सारे लोगों ने उस लिपि का पठन जारी किया है। अब 1829 आते आते बाइबल की किताब लुईस ब्रेल जी ने पहली इस लिपि में बनाई थी। हालांकि अभी भी इस लिपि को कोई राजमान्यता या ऐसी कोई मिली नहीं हुई थी, केवल उस विभाग तक ही ये प्रचार प्रसार में हुई थी। परंतु जब उनके सीनियर्स ने ये देखा और फिर पूरे फ्रांस में इसकी चर्चा होने लगी कि इस तरह का कुछ विकसित हुआ है, तो फ्रांस के और भी भागों में जो भी दृष्टिबाधित विद्यालय थे वहां पर भी यह पढ़ाया जाने लगा और धीरे धीरे ऐसे चलते चलते फ्रांस के बाहर संपूर्ण यूरोप में भी इसका प्रचार और प्रसार हो गया। तो लुईस जी ने फ्रेंच भाषा में पहली किताब बाइबल से रिलेटेड बनाई थी और उसके पश्चात उन्होंने दूसरी किताब फ्रेंच हिस्ट्री की ब्रेल में की थी, इस लिपि में जो आज हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। अब ये जो 6 बिंदुओं वाली लिपि है, मैं आपको अभी कुछ ही क्षणों में बताऊंगा कि ये 6 जो बिंदु होते हैं ये दाहिनी तरफ 3 और बाईं तरफ 3, अगर वर्टिकली हम देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक 1 2 3 और 4 5 6, तो इस तरह से वर्टिकली हो गया। हॉरिजॉन्टल अगर देखते हैं तो 2 बिंदुओं का पेयर होता है, ऊपर 2, बीच में 2 और नीचे 2। तो इस तरह से उनको क्रम दिए हैं 1 2 3 4 5 6, और इन क्रमों को अगर आप बदल कर उनकी रचना करते हैं 1 2 1 3 1 4 1 5 या 1 6, तो इस तरह से आप कुल मिलाकर 63 प्रकार की विभिन्न अक्षरों को उभार सकते हैं। यानी ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो ब्रेल के ये 6 बिंदुओं को आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में अगर बनाते हैं तो 63 कैरेक्टर्स हमें मिलते हैं। अब मेरे पास ये स्लेट है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। पंडित जी थोड़ा सा दिखाइएगा आप। तो ये देखिए, इसमें 6 बिंदुओं वाले डिब्बे बने हुए हैं। ये एक लाइन है पूरी, फिर ये दूसरी लाइन है, तो इसमें हर डिब्बे में 6 बिंदु है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6, और
इसके अगर आप हम कॉम्बिनेशन करते हैं, उल्टा सुल्टा करके इनके रचना करते हैं, तो 63 टाइप के हमें अक्षर मिलते हैं। अब थोड़ा सा इस पर हम फिर आएंगे, अब जारी रखते हैं फिर लुईस ब्रेल का जो इतिहास है उस पर। अब हुआ ये कि ये लिपि ने काफी जोर पकड़ लिया, काफी महारत हासिल की, पॉपुलैरिटी हासिल की। दृष्टिबाधितों ने भी इसे प्राधान्य क्रम दिया कि इसी तरह से हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि जो बल्कीनेस था वो अब थोड़ा सा कम हो गया। इतनी मोटी मोटी कमरे भर भर के किताबें होती थी, वो अब टेबल पर आ गई, यानी उसका साइज कम हो गया। तो जाहिर था कि इस लिपि को प्राधान्य मिलने लगा, क्योंकि रख रखाव के दृष्टि से भी यह एक अच्छा निर्माण था। तो उस तरह से ये हुआ। अब जब बात हो गई, सरकार तक ये बात चली गई, तो हुआ ये कि चार्ल्स बार्बियर जी को कहीं थोड़ा सा ये बात खटकने लगी कि इन्होंने मेरे पास से सीख तो लिया सारा, मोर्स लिपि के जो धरती पे उनकी जो स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने अपना कुछ किया और ये अपना नाम चलाएंगे। तो उन्होंने सरकारी तौर पर कुछ अपने हथकंडे अपनाए, या जो भी कुछ है, जो भी कहिए, वो किया, और इस लिपि को मान्यता नहीं मिल पाए, इसके लिए उन्होंने कोशिश जारी की। और इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के जो सीनियर लोग थे उनसे भी संपर्क किया और ये कहा कि इस लिपि पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, और जो मैंने लिपि को इजाद किया है, जो मैंने आविष्कार किया है, उस लिपि को बच्चों को पढ़ाया जाए, यहाँ के छात्रों को पढ़ाया जाए। वो चाहते थे कि अपना नाम इसमें स्थापित हो, और लुईस ब्रेल जी को इसमें कोई ज्यादा रुचि नहीं थी कि उनका नाम हो या जो भी है। उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ाना जारी रखा। बच्चों ने भी आग्रह यही किया था कि हम पढ़ेंगे तो यही लिपि से पढ़ेंगे। परंतु हुआ ये कि स्कूल में भी इस लिपि को एक समय ऐसा आया था कि उस स्कूल में भी और पूरे संसार में इस तरह का जो भी लुईस ब्रेल ने आविष्कार किया था उस पर प्रतिबंध लगा था। परंतु कुछ ज्ञानी लोग थे जो लुईस ब्रेल जी के पक्ष में थे, उन्होंने इस बाजू को जोर शोर से उठाया और ब्रेल के साथ, ब्रेल के संघर्ष के लिए खड़े हो गए, और ब्रेल को मान्यता दिलाने के लिए काफी सारी कोशिशें की गई। और धीरे धीरे होता ये गया कि जैसे पाया गया कि दृष्टिहीनों के लिए ये बहुत कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि इस तरह से अगर हो तो अच्छा होगा, परंतु उन्होंने सरकारी तौर पर उसे कोई मान्यता नहीं दी थी। हालांकि लुईस ब्रेल जी ने अपना कार्य जारी रखा था, काफी सारी किताबें उन्होंने फिर अगले कार्यकाल में प्रकाशित की, ब्रेल में ट्रांसलेट करते हुए काफी सारी किताबों को उन्होंने ट्रांसलेट किया और अपने छात्रों को पढ़ाना प्रारंभ किया था। छात्रों को भी काफी रुचि निर्माण हुई थी, तो ज्ञान बढ़ने लगा, और फ्रांस से निकलकर यह लिपि सारे विश्व में धीरे धीरे फैल गई। तो काफी इस लिपि पर चर्चा हुई, काफी सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन भी होने लगे। परंतु तब तक हुआ यह था कि 1852 की 6 जनवरी को लुईस ब्रेल जी का देहांत हो गया। कुछ काल के बाद उन्हें वहाँ उस स्कूल में रहते रहते, पढ़ाते पढ़ाते क्षय रोग की बाधा हो गई थी। जैसे कि मैंने कहा कि उनका दुर्भाग्य हमेशा उनके साथ रहा है। जब उन्हें दृष्टि बाधा आई थी तब भी उन्हें कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं मिला था, वैद्यकीय सहायता नहीं मिली थी, और जब उन्हें क्षय रोग से वह ग्रसित हुए तो उस समय भी उन्हें कोई उस तरह की सहायता वैसे नहीं मिली थी। तो उनकी बीमारी बढ़ती गई और 6 जनवरी 1852 को उनका देहांत हो गया। यानी कुल 43 साल के अपनी छोटी सी इस उम्र में, छोटे से जिंदगी में उन्होंने इतना महान कार्य किया था, परंतु उनके जीते जी उन्हें इस लिपि को सम्मान मिलने का जो सौभाग्य, यानी देखने का सौभाग्य नहीं मिला था कि राज्य पॉलिटिकली इसे
मान्यता मिले या फिर इसे स्वीकृति मिले, ये देखना उनके नसीब में नहीं था। उनका देहांत हो गया और उसके बाद जो उनके छात्र थे और जो भी ज्ञानी लोग थे, उन्होंने भी इस लिपि के प्रचार और प्रसार का जिम्मा उठाया। लुईस ब्रेल जी के बाद जो भी कार्य होना था, उन्होंने ठान लिया कि इस कार्य को हम आगे ले जाएंगे और इस लिपि को मान्यता दिलाकर ही रहेंगे सारे विश्व में। तो समय समय पर चर्चाएं होती रही, गोष्ठियां आयोजित की गई, व्याख्यान आयोजित किए गए और समय समय पर अपने देशों के सरकारों को आवेदन भी होते रहे और आंदोलन भी होते रहे कि इस लिपि को मान्यता मिले। परंतु अपने अपने देशों में यह जैसे तैसे चल रहा था, लेकिन अनधिकृत तौर पे यह चल रहा था, उसे कोई अधिकृत मान्यता नहीं मिल रही थी। अमेरिका में भी न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, जितनी भी पर्किंस जो भी स्कूल्स थी, तो वो सारी स्कूलों में भी ब्रेल पढ़ाया जा रहा था और काफी उसे प्रसिद्धि मिल रही थी। तो इस तरह से ब्रेल का एक संघर्ष रहा है और तब जाके 100 सालों के बाद लगभग 1952 का एक साल आया कि जब इतना शोर मचा गया, इतना पुरजोर से वकालत की गई ब्रेल के लिए और ब्रेल के प्रति और काफी सारी ये हुई थी, तो ब्रेल को आखिरकार विश्व स्तर पर मान्यता देनी पड़ी। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने भी संज्ञान में लिया और विश्व स्तर पर इसे दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ाई जाने वाली एक स्क्रिप्ट, टच स्क्रिप्ट या स्पर्शीय लिपि है, इसको मान लिया गया। हालांकि इसका और भी एक कारण ये था कि जब इस लिपि का प्रचार और प्रसार खूब हुआ, तो जैसा कि मैंने कहा कि लुईस ब्रेल जी ने 6 बिंदुओं की ये लिपि बनाई थी और 63 कैरेक्टर्स इसमें बनते हैं। अब 63 कैरेक्टर्स की जो उन्होंने रचना की थी, वो काफी लॉजिकल रचना उन्होंने की थी, काफी तर्क उन्होंने उसके साथ किए थे। जैसे कि मैंने कहा जिसको 7 लाइन टेक्निक कहते हैं, 7 लाइन टेक्निक में हुआ यह था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिंदुओं को नंबर दिए गए थे 1, 2, 3 और 4, 5, 6। तो वर्टिकली 1, 2, 3 और 4, 5, 6 इस तरह से। तो पहले 10 कैरेक्टर्स के लिए उन्होंने 1, 2, 4, 5 यही बिंदुओं का प्रयोग किया था। 11 से 20 के लिए यानी दूसरी जो लाइन थी, उसमें पहले लाइन वाले जो अक्षर थे उन्हें केवल 3 नंबर का बिंदु जोड़कर और 10 कैरेक्टर्स उन्होंने बनाए। फिर तीसरी लाइन में उन्होंने पहली वाली को 6 नंबर का बिंदु जोड़कर और 10 कैरेक्टर्स का निर्माण किया। तो इस तरह से ऐसे करते करते उन्होंने 63 कैरेक्टर्स में फ्रेंच वर्णमाला बिठाई थी और फ्रेंच वर्णमाला में जितने भी अक्षर थे, 25 अक्षर वहाँ उस यानी W का प्रयोग वहाँ नहीं होता है, तो वो नहीं था और पंक्चुएशन मार्क्स थे, गणित के कुछ संकेत उन्होंने चिन्ह बनाए थे, गणित किस तरह से किया जाता है, गणित के जो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट्स, वो सारे साइंस उन्होंने ब्रेल में बनाए थे। म्यूजिक के जो साइंस होते हैं वो साइंस उन्होंने बनाए थे। तो उस समय इतना लॉजिक लगाकर उन्होंने यानी मैथ्स और म्यूजिक के लिए भी ब्रेल कोड उन्होंने उस समय बनाए थे अपने लिए, अपने तरीके से। परंतु हुआ यह था कि उसमें कोई यूनिफिकेशन नहीं था। फ्रांस के दृष्टिबाधित व्यक्ति ने अगर ब्रेल में कुछ लिखा तो वो इंग्लैंड का दृष्टिबाधित नहीं पढ़ पा रहा था। इंग्लैंड के दृष्टिबाधित व्यक्ति ने अगर कुछ ब्रेल में लिखा है तो वो अमेरिका का दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा था। हालांकि भाषा अगर अंग्रेजी भी होती हो तो भी पढ़ने में समस्या थी। इसका कारण एक था कि 6 बिंदु तो सबको मिले थे, अपने अपने तरीके से उनके जो भी अध्यापक रहे होंगे जिस स्कूल में, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 6 बिंदुओं की रचना कर अक्षरों को बनाया था और अपने अपने स्कूलों में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। मान लीजिए कि न्यूयॉर्क में ए का बिंदु
कुछ होगा, तो वॉशिंगटन की ब्लाइंड स्कूल में उसी ए को लिखने के लिए उन्होंने और कोई बिंदु क्रमांक दिए होंगे, डॉट नंबर्स दिए होंगे। तो उसी तरह से इंग्लैंड में भी अंग्रेजी का ए अक्षर लिखने के लिए कुछ और ही नंबर दिया होगा। तो अपने अपने हिसाब से वहाँ के जो भी अध्यापक रहे होंगे जिन स्कूलों में, उन्होंने अपने हिसाब से उन छह बिंदुओं को पकड़ के रचना की थी, क्योंकि लुईस ब्रेल जी की मूल ब्रेल स्क्रिप्ट वो फ्रेंच स्क्रिप्ट थी, फ्रेंच वर्णमाला से संबंधित थी। हालांकि काफी सारे यूरोपीय देशों में उस समय अंग्रेजी चलती थी। वो इतिहास तो हम जानते हैं कि उनका वर्चस्व रहा है, प्रभुत्व रहा है। तो अंग्रेजी में इस तरह से ये था, और फ्रेंच में भी ये दिक्कत आती थी कि जो फ्रेंच भाषी देश थे उनमें भी लुईस ब्रेल जी ने जो फ्रेंच डॉट्स यहाँ किए थे, वो हो सकता था कि दूसरे देशों में अपने वहाँ उस जगह की जो शिक्षक रहे होंगे, जो अध्यापक रहे होंगे, उन्होंने अपने हिसाब से उन डॉट्स की रचना कर अक्षरों को बनाया था और पढ़ाना शुरू किया था। तो इस तरह से स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा था। धीरे धीरे यह भारत में भी आ गया, और भारत में आते आते लगभग 19वीं सदी यानी 19वीं सदी का अंत लगभग हो रहा था, यानी 1880 से 90 के बीच का वो दशक था। भारत में भी पढ़ाया, दृष्टिबाधितों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में थी। दृष्टिबाधा के कारण हम सब जानते हैं कि गरीबी के कारण हो सकता है, कुपोषण के कारण हो सकता है, और कई सारे कारण इसके हैं। इलिटरेसी के कारण होता है, और जो अंधश्रद्धाएं हैं उसके कारण भी दृष्टि बाधा आती है। कई सारी बीमारियां थी, उनके वजह से भी दृष्टि बाधा आती है। तो हुआ ये कि भारत में भी काफी संख्या में दृष्टिबाधित थे, तो उन्हें भी पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे कुछ क्रिश्चियन मिशनरियों ने सोचा था। उस जमाने में क्रिश्चियन मिशनरियों का काफी सारा ये रहा है, तो उन्होंने भी सोचा था कि दृष्टिबाधितों को पढ़ाया जाए। मद्रास में प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाहर एक व्यक्ति, दृष्टिबाधित व्यक्ति भीख मांगता हुआ जा रहा था। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी एनी शार्प करके, तो जब उनके पास वो दृष्टिहीन व्यक्ति गया था, उन्होंने भीख उनसे मांगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ भीख नहीं दी जाती है। तो उस दृष्टिहीन व्यक्ति के मुंह से निकला, तो वही मुझे दे दीजिए। और यह एक वाक्य एनी शार्प के मन को छू गया कि वही मुझे दे दो, भीख नहीं तो नहीं, पर मुझे वही दे दो जो यहाँ चल रहा है। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम इन्हें भी पढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं, इनको भी पढ़ाई के साथ क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है। तो काफी सोच विचार के बाद देहरादून में पहला ब्लाइंड स्कूल खुला, और जाहिर है कि उस स्कूल को उन्हीं का नाम दिया गया था, एनी शार्प मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड। वो 1887 में खुला, और उसके बाद अन्नामलाई, फिर कलकत्ता, नरेंद्रपुर, मुंबई में तारदेव, एक स्कूल से बाढ़ ही आ गई। फिर सारे भारत में लगभग मिशनरीज के प्रयासों से भी था, और कुछ दृष्टिबाधित जो व्यक्ति थे, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए थे और थोड़ी सी पढ़ाई उनकी हासिल, यानी उन्होंने पढ़ाई हासिल की थी, तो कुछ उनके माध्यम से यहाँ भारत में भी काफी सारी दृष्टिबाधितों की स्कूल खुल गई। और जो समस्या ब्रेल को लेकर यूरोप में थी, वही समस्या ब्रेल को लेकर भारत में भी थी। अब भारत में भी हुआ ये कि कन्नड़ ब्रेल, तमिल ब्रेल, सिंधी ब्रेल, बंगाली ब्रेल, बिहारी ब्रेल, इस तरह से 9 प्रकार का ब्रेल चलता था। यानी भारत में भी मुंबई के किसी दृष्टिहीन व्यक्ति ने लिखा हुआ ब्रेल साहित्य कर्नाटक का दृष्टिहीन व्यक्ति पढ़ नहीं पाता था, कर्नाटक के किसी दृष्टिहीन व्यक्ति ने लिखा हुआ साहित्य बंगाली पढ़ नहीं पाता था। तो ये सारा मिक्सचर था, ये सारी समस्याएं थी, दिक्कतें थी, और इस पर भी चर्चा होती रही काफी सारी कि यूनिफिकेशन किस तरह से हो।
इसको समान किस तरह से किया जाए। दूसरे महायुद्ध के बाद भी काफी सारे लोग दृष्टिबाधित हुए थे, तो इन सबको अगर सिखाना है और ये सब करना है तो यूनिफिकेशन काफी जरूरी था। तो काफी सारे शोध किए गए, चर्चाएं हुई, और इंग्लिश ब्रेल के लिए यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल कोड 1952, पहले तो फ्रांस सरकार ने ब्रेल को मान्यता दी अपने देश में कि ब्रेल यह दृष्टिबाधितों को पढ़ाई जाने वाली एक स्क्रिप्ट है, उसको उन्होंने उसे पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस दे दिया। और 1952 वो साल था जो लुईस ब्रेल जी का 100वां पुण्यतिथि वर्ष था। तब उन्होंने लुईस ब्रेल जी की जो कब्र थी उनको वहां से हटाकर जो फ्रांस की प्रसिद्ध व्यक्तियों की ये थी म्यूजियम के, उन्होंने वहां लाया और वो सम्मान उन्हें दिया अंतरराष्ट्रीय स्तर का, और ब्रेल को भी एक्सेप्टेंस दिया। और उसी तरह से सारे विश्व में भी यूनो के प्रयास से चलते और बाकी जो एजुकेटेड ब्लाइंड उस समय के थे उनके चलते उसमें काफी सारे नाम है। क्लूथा मैकेंजी है और शुरुआती दौर में रिचर्ड आर्मिटेज रहे हैं। तो इनके सारे लोगों के प्रयासों से चलते भारत में आडवाणी लाल जी थे, तो एक यूनिफिकेशन मिल गया। यानी अंग्रेजी ब्रेल के लिए तो यूनिफिकेशन हो गया, सारे विश्व में अब अंग्रेजी ब्रेल को उसी तरह से पढ़ा जाता है, यानी एक यूनिफिकेशन मिल गया। पर भारत की समस्या थी, भारत में भी फिर इस पर विचार होने लगा कि भारतीय ब्रेल को भी उस तरह से एक यूनिफिकेशन मिलना चाहिए, यानी इसका भी कुछ हल खोजा जाना चाहिए। तो भारत में यह हुआ कि उच्चार आधारित इसका हल निकाला गया कि उच्चार के आधार पर अक्षरों की रचना होगी। यानी अंग्रेजी का जो के है वो सारी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी यानी भारतीय भाषाओं का क होगा, अंग्रेजी का जो एन है वो भारतीय भाषाओं की सारी भाषाओं का एन न होगा। तो इस तरह से करते करते इसकी भी समस्या का हल हमें मिल गया, और उसी साल 1952 को भारतीय ब्रेल भी तैयार की गई, और स्वर आधारित या उच्चार आधारित जिसको हम कहते हैं, ये आज पूरे भारत में प्रचलित है भारतीय ब्रेल के नाम पे। तो इसकी खासियत अब ये हुई है कि जो आम लिपियां हैं, आज आम लोगों की हम बात करते हैं साइटेड की, मैं एज ए महाराष्ट्रियन अगर दृष्टिवान हूँ और मुझे अगर कोई बंगाली किताब दी जाती है तो वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, या तमिल किताब दी जाती है तो वो भी मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। वही समस्या उनको भी लेकर है। कोई बंगाली व्यक्ति मराठी इतनी अच्छी ढंग से नहीं, हालांकि हिंदी मराठी एक होने से पढ़ तो सकते हैं परंतु दूसरी भाषाओं को वो नहीं पढ़ पाएंगे। परंतु ब्रेल के लिए मात्र ये नहीं है। मैं एज ए महाराष्ट्रियन, मेरे हाथ में अगर कन्नड़ ब्रेल किताब भी आती है तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ, और तमिल किताब भी आती है तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ। इसका कारण ही ये है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि भारतीय ब्रेल जिस तरह से बनाया गया, जिसका ढांचा बनाया गया स्वरों के आधार पर या उच्चार के आधार पर यह हुआ। यानी आज अंग्रेजी का जो के है वो भारत की सारी भाषाओं में ब्रेल में क बनता है। तो उसी तरह से अक्षरों का निर्माण हुआ और भारत में भी यूनिफिकेशन हो गया और सारे विश्व में भी यूनिफिकेशन हो गया। तो ये संघर्ष रहा ब्रेल का। ब्रेल अब अधिकृत रूप तौर पे पढ़ाई जाती है, विश्व स्तर पे भी उसे 2017 को मान्यता मिली है। और 4 जनवरी को भी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि 4 जनवरी यह विश्व ब्रेल दिवस के तौर पे मनाया जाता है। आज ब्रेल में काफ़ी सारा साहित्य मौजूद है और नेशनल बुक ट्रस्ट भी अपनी कई सारी किताबें ब्रेल में प्रिंट कराती है। भारत में और सारे विश्व में कई सारी प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे ये किताबें प्रिंट होती है। मुंबई में आपने अगर आप विजिट करते होंगे, आपको अगर रुचि होगी विजिट करने में, तो मुंबई में वर्ली सीफेस में
एक ब्रेल प्रेस है, और आजकल तो मिनी ब्रेल प्रेस के तौर पे भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कई सारी स्कूलों में छोटी मोटी जो संस्थाएं एनजीओ है वहां पर भी मिनी प्रिंटर्स आए हुए हैं और ब्रेल का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। और हमारे जो दैनिक व्यवहार में आज हम पढ़ाई से लेकर हमारे प्रोफेशन में भी इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ पर भी हम व्यवसाय करते हैं तो नोट्स लेना हो या फिर कुछ नोट डाउन करना हो तो ब्रेल हमारे लिए एक अच्छा माध्यम बन गया है। आज खेल मनोरंजन हो, खेल मनोरंजन के लिए प्लेइंग कार्ड्स, जो नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके अपोजिट साइड में हम ब्रेल में मार्किंग करते हैं, तो उसके लिए हमने कुछ मार्किंग्स बनाई हुई है, वो तय की गई हुई है, वो स्टैंडर्ड मार्किंग है। वो सारे यानी वर्ल्ड में वो एक ही मार्किंग होता है और उस हिसाब से हम लोग खेलते हैं। उसके जो पेज के नाम होते हैं उस पत्ते के, उसके आद्याक्षर को लेकर, जैसे कि स्पेड का 2 होगा तो स्पेड का S और नंबर 2 लिखते हैं। स्पेड का अगर क्वीन होगा तो स्पेड का S और क्वीन का Q। इस तरह से हम लिखकर क्लब, डायमंड, हार्ट, उनके आद्याक्षरों को लेकर और पत्तों के जो भी नाम है उनके अक्षरों को वहां लिखकर हम लोग खेलते हैं। और लूडो, ये सारी जो छोटे मोटे खेल हैं इसको भी हमने अब अडेप्टेशन किया है ब्रेल में। वॉचेस है, मेरे हाथ में भी एक ब्रेल वॉच है, मैंने पहनी हुई है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि इस तरह से इसे खोला जाता है और उंगलियों से छूकर इसे देखा जाता है। अब यहाँ पे समय 3:40 दिखा रहा है, 2:40 ये समय दिखा रहा है। इसमें भी डॉट्स आपको दिखेंगे। इसके जो हैंड्स है ये थोड़े से मजबूती से लगाए गए हैं ताकि हमारी उंगलियों से वो हिल ना पाए। तो 2, 3, 6, 9, 12, ये 9 पे और ये 2 और 3 के बीच 3 के यहाँ आया है। तो इस तरह से ये वॉच भी हम देखते हैं और काफ़ी सारा मटेरियल मेरे सामने पड़ा है। अब थोड़ा सा फिर मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। अब इतना सब हुआ है परंतु जो दृष्टिकोण उस पर चर्चा करनी थी, ब्लाइंड व्यक्तियों के बारे में समाज का जो दृष्टिकोण होता है, हालांकि मैंने आपको अतीत की बातें बताई। अतीत में जिस तरह से दृष्टिहीन व्यक्तियों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था या फिर दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था या फिर भिखारी के तौर पे उन्हें ट्रीट किया जाता था, तो लगभग अभी जमाना बदल रहा है। हालांकि काफ़ी सारी समस्याओं से हम गुजरे हैं, काफ़ी मान्यताओं से चलते हुए हमें भी कुछ बाधाएं आज भी आती है। आज भी हमें एक तो भगवान से श्रेष्ठ का दर्जा दिया जाता है, भगवान मान लिया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये पुण्य कर्म कमाने के साधन है, तो उसके चलते भी काफ़ी कुछ लोग इस तरह से अपना रवैया रखते हैं। तो ये मान्यता है। और ब्लाइंड है तो वो म्यूजिक में अच्छा होगा, ये भी एक गलत फहमी लोगों के दिमाग में होती है। हालांकि हर ब्लाइंड म्यूजिक में अच्छा नहीं होता है। किसी म्यूजिक ये एक कला है। आम ब्लाइंड हमारे साथ ये समस्या ये होती है कि हमें एज ए कॉमन मैन के तौर पे नहीं देखा जाता है, हमें कुछ अलग तौर पे देखा जाता है। जो भी हो एक्सट्रीम एंड, या तो भगवान के तौर पे देखेंगे तो भगवान के तौर पे देखते हैं, या फिर तुच्छता से अगर देखते हैं तो तुच्छ नजरों से ही देखा जाता है। कितना हो वो पढ़ा लिखा हो, कितना भी अच्छे प्रोफेशन में हो, तो जो जिसका नजरिया हमें तुच्छता से देखने का है वही रहता है। हालांकि अब इस तरह की मीडिया, सोशल मीडिया का जैसे मैं आज अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके बीच यहाँ आया हूँ कि ये जो सारी मान्यताएं हैं वो निकाल दीजिए। हम व्यक्तियों को, हम दृष्टि बाधित लोगों को एक आम आदमी के तौर पे ट्रीट कीजिए। हम में कोई ज़्यादा नहीं है, ना कोई हम में कमी है, हम बिल्कुल आपकी तरह ही है।
तो इस तरह के जो रवैये होते हैं वो हमें काफ़ी तकलीफ देते हैं। हालांकि हम आज अपनी समस्याओं पर मात करते हुए आगे बढ़े हुए हैं और अपना जीवन चरितार्थ कर रहे हैं, परिवार चला रहे हैं और समाज का एक घटक, देश का एक नागरिक, देश निर्माण में हमारा भी एक अच्छा योगदान रहा है जरूर है। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को अपील करूंगा कि यदि अगर आपको आपका रवैया बनाना है तो किसी एक व्यक्ति को देखकर दूसरे के साथ उसका जनरलाइजेशन न करें। आप यही सोचें कि यह भी एक आदमी है, यह भी एक इंसान है, जो हम करते हैं वही करने का इसे भी हक है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। गलत का तो हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु गलतियां होती है और एक दृष्टिहीन ने जो गलती की है वो सारे दृष्टिहीनों को जनरलाइज किया जाता है। तो इस माध्यम से मैं आप सभी को अपील करना चाहूँगा कि जनरलाइजेशन जैसे रवैये को न रखे, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका बनाए और हमारे साथ भी आप जैसे भी जब भी आप किसी दृष्टिहीन व्यक्ति को देखेंगे तो केवल उस क्षण के लिए मदद करने का ही रास्ता न रखे, उससे भी थोड़ा जान पहचान बनाइए और देखिए कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आप भी महसूस करेंगे कि ये भी कुछ काम की चीज़ें, कुछ बंदे कमाल के हैं। तो वैसे तो आप लोग देखते सुनते होंगे, परंतु पर्सनली यदि अगर आप किसी से मिलते हो तो जान पहचान जरूर बनानी चाहिए, बढ़ानी चाहिए और उनके साथ भी अपने सुख दुख शेयर करने चाहिए और उनके भी सुख दुख जो है वो आप लोगों ने शेयर करने चाहिए। केवल डोनेशन या फिर देने से अपनी जिम्मेदारियां खत्म होती है, इस तरह से नहीं है। हमें भी इंक्लूजन का मौका दीजिए, हमको भी इंक्लूड कीजिए समाज में। इस लिहाज से, इस उद्देश्य से इस सोशल पेज पर मुझे साहित्य जागर के हमारे जो दृष्टिबाधित मित्र हैं उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कि आप काफ़ी घूम चुके हो पूरे भारत में, लगभग मैंने देखा है, गांव-गांव में मैं गया हूँ, दृष्टिबाधित व्यक्तियों बच्चों पे पढ़ाई के सिलसिले में भी गया हूँ और ट्रेनिंग के सिलसिले में भी गया हूँ। तो किस तरह के रवैये होते हैं, किस तरह की मान्यताएं होती हैं, तो ये न हो इसके लिए एक हमारी एक छोटी सी कोशिश है और इसी माध्यम से ये हम अपील करना चाहेंगे कि एक सकारात्मक सोच हम सबके प्रति रखें। अब आते हैं अपने ब्रेल के टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेल हमारे लिए काफ़ी एक सहायता भरा मटेरियल रहा है, पढ़ाई से लेकर पूरे व्यवसाय तक। हमारी पढ़ाई भी इसी में होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट का हम प्रयोग करते हैं। हालांकि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें चुनौती दे रही है, ब्रेल स्क्रिप्ट को चुनौती दे रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑडियो फॉर्मेट, ऑडियो बुक्स, कंप्यूटर है, ये सब आए हुए हैं। हालांकि फिर भी उसमें भी ब्रेल ने अपना अस्तित्व बनाए रखा है। जैसे भी टेक्नोलॉजी आती है ब्रेल भी अपनी जगह कहीं ना कहीं बना लेता है। आज कंप्यूटर भी अगर आए हुए हैं तो कंप्यूटर्स में भी हम कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि जिसको डाउनलोड करते हुए टेक्स्ट मैटर को ब्रेल में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर उसे ब्रेल में पढ़ सकते हैं। ऑडियो से भी ज़्यादा हमें अगर पढ़ने की आदत है तो हम उसे टेक्स्ट टू ब्रेल कन्वर्ट करते हुए उसे पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं जो यहाँ मेरे पास नहीं है, परंतु ब्रेल में क्या आता है वो मैं आपको, ये स्लेट तो मैंने आपको दिखाई है, इसका प्रयोग मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यह एक स्लेट है जिसको कि इंटर पॉइंट स्लेट कहा जाता है। कई प्रकार की स्लेट आती है, वुडन स्लेट भी आते हैं और छोटी छोटी पॉकेट फ्रेम्स भी आती हैं। हालांकि स्लेट और ये जो मैंने पकड़ा है डिवाइस, इसको हम कहते हैं स्टाइलस या फिर कलम। नीचे इसे नोक है और मैं इस स्लेट को इस तरह से खोलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 बिंदुओं वाले डिब्बे यहाँ बने हुए हैं। यह एक पेपर है
और ये पेपर कोई अलग पेपर नहीं है, ये ड्राइंग शीट है जो कि मार्केट में कहीं भी किसी भी दुकान में मिलता है। और स्कूल लेवल पे हम काफ़ी सारे यानी पेपर्स हमें लगते हैं, तो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं या फिर ड्राइंग शीट्स बड़ी बड़ी कंपनियों के भी मैगजीन्स होते हैं जो बाद में रद्दी में चले जाते हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी ड्राइंग शीट्स या फिर रद्दी मैगजीन्स अगर है तो वो ब्लाइंड स्कूलों को या ब्लाइंड एनजीओ को दिया करें, ताकि हम इसे ब्रेल लिखने के लिए काम में ला सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ब्रेल यह टच स्क्रिप्ट है, स्पर्शीय लिपि है, तो हमें केवल इसे स्लेट में लगाकर नोचना है। तो उसमें कोई भी प्रिंट मटेरियल हो, कोई पिक्चर हो, पोस्टर हो, हमें तो केवल छूकर उसे ब्रेल पढ़ना है। तो इसीलिए हम अपील करते हैं, कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, वो उनकी ड्राइंग शीट्स यूज़ की हुई हमारे जो भी एनजीओ है उन्हें लाकर देते हैं। तो इस तरह से, हालांकि प्रेस में अलग तरह के पेपर होते हैं, पर ये आम जो यूज़ करने वाले हम कॉमन ब्लाइंड है, इस तरह के पेपर्स को यूज़ करते हैं। तो अब देखिए, यह मैं इस तरह से इसको सेट कर रहा हूँ। संदीप जी थोड़ा दिखाइए आप उसको। और इस तरह से मैं इसे बंद करता हूँ, देख लेता हूँ कि सही बैठा है कि नहीं। और इसे दबाकर ये करता हूँ। अब देखिए, आप लोगों ने उर्दू स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा कि जो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, तो उसी तरह से ये ब्रेल स्लेट पर राइट टू लेफ्ट लिखा जाएगा। और इसका मिरर इमेज, जब मैं पेपर निकालूंगा तो मिरर इमेज मिलेगा। मैं पेपर निकाल कर उसे पलटाऊंगा, तब लेफ्ट टू राइट पढ़ा जाएगा। अब मैं आपको इस पर लिखते बताता हूँ। पहले मैं 6 बिंदुओं को उभारता हूँ। चलिए, कुछ ये लाइन और आगे है, पर मैं कुछ यहाँ लिखा हूँ। और आगे चलकर मैं नीचे मेरा नाम लिखता हूँ अंग्रेजी में। और उसी के आगे मराठी में भी, मराठी या भारतीय ब्रेल जो भी है, इसमें मेरा नाम लिखता हूँ। अब मैं इसे निकालूंगा। हालांकि मैंने राइट टू लेफ्ट लिखा है, पर अब मैं इसे निकाल कर पलटाता हूँ तो ये मिरर इमेज आया है। और यहाँ पे ये ऊपर आप दिखाइए संदीप जी, ये 6 डॉट आए हुए हैं। इस तरह से ये 6 बिंदु रहते हैं। और नीचे मैंने मेरा नाम लिखा है अंग्रेजी में YOGESH, और मराठी में भी देखिए Y उसी तरह से लगेगा, क्योंकि यह उच्चार हो रहा है O, ये O, G का G हो रहा है, E का A की मात्रा हो रहा है। इस तरह से आप इसे दिखाइए संदीप जी। दिखाया है ना? हाँ। अब ये हो गया स्लेट। ये ब्रेल टाइपराइटर है, जिसको हम ब्रेलर कहते हैं। अमेरिका के हिल्टन परकिंस में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और यहाँ पे आते आते इसकी कॉस्ट 40-42 हज़ार हो जाता है। तो ये एक डिवाइस है ब्रेल लिखने का। अब मैं इस तरह से इसे लगाता हूँ। देखिए, आम टाइपराइटर की तरह ही है। इसे मैं पिंच रोलर को घुमाता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, पेपर अंदर रोल हो रहा है। और इस तरह से जब वो जाता है तो अभी दिखाइए संदीप जी, यहाँ पे लाइन चेंजर को दबाने से मुझे परफेक्ट अलाइनमेंट मिल गई है। और यहाँ पे
मार्जिन सेट है दोनों तरफ, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन। तो मैं राइट मार्जिन सेट कर लेता हूँ, ये बैक स्पेसर दबाते हुए। ये मैंने राइट मार्जिन सेट कर लिया है। अब फिर मैं उसी तरह से 6 डॉट्स निकालता हूँ। आप देखिए ये उंगलियां है, डॉट 1 2 3 4 5 6, ये रहा स्पेस बार। अब देखिए मैं इसे चलाकर बताता हूँ आप लोगों को। ये सारे 6 डॉट्स आपको दिखेंगे। अब मैं एक स्पेस थोड़ा सा डबल स्पेसिंग में आपको ABCD लिखकर बताता हूँ। ये J तक यहाँ लिखा हूँ मैं। लुइस ब्रेल जी का जैसा मैंने आपको बताया कि 7 लाइन टेक्निक, तो ये 1 लाइन हो गया। अब सेकेंड लाइन में K L M N O P Q R S T। अब थर्ड लाइन में उन्होंने क्या किया था, जैसा कि मैंने बताया, ऊपर जो भी डॉट है उसको सिर्फ 3 नंबर का डॉट लगाकर उन्होंने नीचे K to T बनाया। अब ये जो दूसरा लाइन है K वाला, K से T तक, इसे ये अब डॉट नंबर 6 लगाएंगे, U V। हालांकि W फ्रेंच स्क्रिप्ट में नहीं था पर उन्होंने W बनाया, अंग्रेजी में बाद में वो बना। तो U V, यहाँ पे मैं W लिखता हूँ, W X Y Z। अब देखिए U V X Y Z ऊपर K L M N O को मैच करते हैं। तो इस तरह से ये लाइन चेंजर है, ये पिंच रोलर है, इस तरह से ये पेपर निकाला जाता है। और ये रही अंग्रेजी वर्णमाला। अब इस तरह से ये ब्रेल टाइपराइटर या ब्रेलर, इसे मैं रख देता हूँ। और मैंने कहा कि ब्रेल में काफ़ी सारा साहित्य है, टेक्स्ट बुक से लेकर जनरल जो किताबें होती है, नॉवेल्स है काफ़ी सारी, हर भाषा में आजकल नॉवेल पब्लिश हो रही है, हर स्टेट में हर भाषा की, अच्छे अच्छे साहित्यिकों की काफ़ी सारे लिटरेचर को ब्रेल में बुक, नेशनल बुक ट्रस्ट भी करता है, या फिर आप लोगों के माध्यम से भी सोसाइटी में जो भी स्पॉन्सरर्स होते हैं, जो डोनर्स होते हैं, वो कुछ किताबों के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए हम उन्हें बजट प्रोवाइड करते हैं। और उस तौर पे, उस हिसाब से जैसा भी बजटरी एलोकेशन होता है, उस तरह से हम कुछ बुक्स को भी पब्लिश करते हैं, मनोरंजन के लिए हो या फिर साहित्य के कुछ अच्छे अच्छे किताबें हो, अवार्ड विनिंग बुक्स हो, ये सारी किताबें ब्रेल में होती है। हालांकि ब्रेल प्रिंटिंग वैसे काफ़ी कॉस्टली है, गवर्नमेंट का इसे कोई अनुदान नहीं मिलता है, इन पेपर्स को कोई अनुदान नहीं मिलता है। तो एक किताब लगभग बनानी है तो हजारों, कई 100 रुपये लग जाते हैं, परंतु दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए हम उसे सब्सिडी रेट में, बहुत सारे ब्रेल प्रेस में अपना अपना स्कीम होता है और अपने अपने स्कीम के हिसाब से और स्पॉन्सरशिप के हिसाब से वो उन्हें फ्री या कंसेशनल रेट में प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज ये स्थिति है ब्रेल की। इसमें मैं और एक आपको दिखाऊंगा, यह एक मैगजीन है, ये बाय मंथली पब्लिश होने वाला मैगजीन है, दिल्ली की एक संस्था है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, वो ब्रेल डाइजेस्ट नाम का एक मैगजीन निकालता है और ब्लाइंड व्यक्तियों को 200 रुपीज़ एनुअल सब्सक्रिप्शन पे उसे सर्कुलेट करता है। तो मैं इसे खोलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट मैंने स्लेट पर लिखा, लेकिन आपने मशीन पर देखा कि मशीन राइट टू लेफ्ट ही लिख रहा था। अब मैं इसे टाइटल पेज जो है वह पढ़ता हूँ आपके लिए। ये मैगजीन का नाम है ब्रेल डाइजेस्ट और आगे लिखा है कि बाय मंथली ब्रेल मैगजीन इन इंग्लिश
containing interesting topical articles. सितंबर अक्टूबर 2020 का ये है। एडिटर एम मुथुसेल्वी। और इस मैगजीन में क्या होता है कि जो भी आपके फ्रंटलाइन मैगजीन्स होते हैं या पीरियोडिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स है, या उसमें से कुछ एडिटोरियल टीम रहती है, वो उसमें से कुछ आर्टिकल्स को सिलेक्ट करते हैं और एक मैगजीन को कंपाइल करके हमें सर्कुलेट करते हैं। इसका कंटेंट भी मैं आपको जो सितंबर अक्टूबर का था, तो कंटेंट में नंबर 1 टॉपिक है सैड डिमाइस ऑफ मिस्टर A.K. मित्तल। ये हमारे काफ़ी बड़ी हस्ती रहे, एजुकेशनिस्ट रहे हैं, तो उनके श्रद्धांजलि का कुछ वो टॉपिक है। नंबर 2 है द महात्मा's लाइफ वॉज हिज मैसेज राइट्स। नंबर 3 है विल द फार्म बिल्स बेनिफिट फार्मर्स। टॉपिक नंबर 4 है एक्सप्लेन द यूएन्स गाइडलाइंस ऑन एक्सेस टू सोशल जस्टिस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज। अब ऐसे कुल मिलाकर 17 टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको दूसरा टॉपिक बताया था कि द महात्मा's लाइफ वॉज हिज मैसेज राइट्स, ये उन्होंने लिया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने लिखा हुआ आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में अक्टूबर 2, 2020 को आया हुआ है। उसको उन्होंने लिया और हमें मैगजीन में फिर तीसरा नंबर मैंने पढ़ा था विल द फार्मर बिल्स बेनिफिट फार्मर्स। ये सितंबर 25 का आर्टिकल है 2020 का, द हिंदू में आया हुआ। तो इस तरह के फ्रंटलाइन मैगजीन्स में जो भी आर्टिकल होते हैं, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, हर एक एनजीओ अपना अपना कुछ मैगजीन्स निकालते हैं। और जैसे भी कोई फ्री सर्कुलेशन देता है, कोई कंसेशनल रेट पे सब्सक्रिप्शन रखता है, स्पॉन्सरशिप जैसे प्राप्त होती है, उस तरह से ये पीरियोडिकल्स हमारे यहाँ आते हैं और उसको हम खूब एंजॉय करते हैं। उसी तरह से ये एक कैलेंडर है, टेबल कैलेंडर, रिलायंस दृष्टि फाउंडेशन ने इसे बनाया है। ये 2020 का है, 21 का अभी आना है, तो ये 2020 का इस तरह से कैलेंडर है, इन्होंने ये बनाया। ये जनवरी केवल डेट्स और डे एंड डेट्स का है, परंतु बड़ा इस तरह का कैलेंडर भी हमारे पास आता है जो इस तरह की बुकलेट फॉर्म में मैंने आपको दिखाया। उसमें डेट्स के साथ फेस्टिवल्स की जानकारी होती है, तिथियों के बारे में जानकारी होती है और इम्पॉर्टेंट डेज की जानकारी होती है। हर एक एनजीओ का, जैसा मैंने कहा, जिस तरह से ये मैगजीन्स है, कैलेंडर्स भी अपने अपने हिसाब से एनजीओ बनाते हैं, तो उसमें कोई इम्पोर्टेंट टेलीफोन नंबर्स देते हैं, कोई एनजीओ के टेलीफोन नंबर्स देता है, कोई रेलवे का टाइम टेबल देता है, तो उस तरह से भी ये होता है। और काफ़ी सारा सर्कुलेशन ब्रेल में भी होता है। तो इस तरह से आज किसी भी लिहाज से हम पीछे नहीं हैं, हम इक्वली यानी इक्वल जा रहे हैं। जो भी आम व्यक्ति है उसी तरह से हम भी अपना जीवन चला रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं। तो ये केवल संभव हो पाया है लुईस ब्रेल जी के वजह से। और आज उनकी जयंती पर हम सब उन्हें याद करते हैं। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के आयोजन होते हैं, परंतु साहित्य जागर के हमारी जो टीम ने ये सोचा था कि क्यों ना हम पेपर्स में, तो काफ़ी बार आप लोग पढ़ते होंगे कि आज विश्व ब्रेल दिवस है, छोटा सा हेडलाइन होता होगा, आप लोग देखकर उसे इग्नोर करते होंगे, पर क्यों ना आपके बीच आकर अवेयरनेस किया जाए, यानी अतीत में क्या था, किस तरह की समस्याएं थी, फिर हमारे प्रति मान्यताएं किस तरह से थी, किस तरह से हमें जनरलाइजेशन का शिकार हम बनते हैं। एक दृष्टिबाधित का किया धरा, सारे दृष्टिबाधितों को वो टैग के तौर पे लगाया जाता है, या फिर एक्सट्रीम एंड के एंगल से हमें देखा जाता है, या तो भगवान या फिर तुच्छता की नजरिए से देखा जाता है। तो ये भी हमने आज डिस्कस किया है। और फिर मैं आपको इस माध्यम से अपील करूँगा कि ट्रीट अस एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग, ट्रीट अस एज ए कॉमन मैन लाइक यू। हम में कोई सिक्स सेंस नहीं है, कोई भगवान ने हमें एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया है, कोई हमें एक्स्ट्रा ब्रेन या एक्स्ट्रा कैपेसिटी हम में नहीं है। बस केवल और केवल
आप लोगों की जो क्षमताएं हैं, जो अनुभव आप ग्रहण करते हैं, वही अनुभव हम ग्रहण करते हैं और उसी तरह से हमारा भी डेवलपमेंट होता है। जिस तरह से आप लोगों का डेवलपमेंट मैक्सिमम एक्सपीरियंस से होता है, उसी तरह से हमारा भी डेवलपमेंट मैक्सिमम एक्सपीरियंस से होता है। तो प्लीज़ हमें भी आपके साथ इंक्लूड कीजिए। आप जो भी एक्सपीरियंस लेते हैं हमें भी दिलाइए, हमें भी शेयर करने का एंजॉय दीजिए। वैसे भी आपने हमें देखा है, हम खेल कूद में भी अच्छा करते हैं, खेल लेते हैं, अपने आप में तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन मेक अस अ पार्ट ऑफ योर्स, मेक अस बी विद यू, इस अपील के साथ और आज के इस दिवस पर पुनः लुइस ब्रेल जी की स्मृतियों को याद करते हुए, नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं। और साहित्य जागर के हमारे जो फेसबुक लाइव के मित्र हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि कुछ कहने के लिए और आपके समक्ष आने के लिए। उनका भी मैं पुनश्च धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।